क्या क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में? बेसिक आइडिया देखा था कि भाई बॉन्ड्स किस टाइप के होते हैं। पहले तो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, दूसरे आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तीसरे आपके मेटालिक बॉन्ड होते हैं और चौथे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ये 4 टाइप के बेसिक बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में। पहली बात तो ये था। दूसरा, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच सीखी थी जो लुईस और कोसेल की अप्रोच थी। उन्होंने क्या बोला था कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। बाकी इलेक्ट्रॉन्स उनका है, वो है मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बट उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बॉन्डिंग। तो यहां पर बेसिक आइडिया ये था कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसी से हमने देखा कि जो डॉट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लुईस के डॉट स्ट्रक्चर्स देखे थे हमने कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको एक चार्ट फॉर्म में किया था, ये याद होगा सबको। ठीक है, क्विकली एक बार रिवाइज कर लो इस चीज को। ओके, नाउ द आइडिया वाज व्हाट कि जब भी आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था। कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब आयोनिक को जब हम लोगों ने डिटेल में किया तो हमने बात की लैटिस फॉर्मेशन की। लैटिस मैंने क्या बताया था बच्चों कि एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है या एक क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को साथ में जमा करने से बना। याद है ये सबको? एक मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, ये मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया आयोनिक कंपाउंड का। बोलो यस और नो, है कि नहीं? और उसके बाद उसमें से जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ बहुत सारे मॉलिक्यूल को साथ में लगाने से, उसको हमने क्या बोला था? क्रिस्टल लैटिस बोला था। तो हमने बात की थी लैटिस तक की, हमने डिस्कशन कर लिए थे। उसके बाद हम आए डॉट स्ट्रक्चर पे वगैरह। हमने देखा डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली, जैसे कि आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया और बॉन्डिंग पैटर्न दिखा दिए। ठीक है, हमने ये सारे प्रैक्टिस के लिए बनाए थे। ओके, लुईस स्ट्रक्चर के मैंने आपको क्या बोला था? सिर्फ जो स्टेप्स थे उनको क्या करना है? सिर्फ रीड कर लेना है, बाकी जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत ही ईजी, वो हमने देख लिया। और उसके बाद लास्ट जो हमने चीज डिस्कस की थी दैट वाज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज पे आके रुके थे हम लोग। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या था कि मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम पे क्या चार्ज है वो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है भाई, सही बात है। अच्छा, अब यही कंपेयर करते हैं हम लोग ओजोन के साथ। ये हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे? ओजोन के साथ। ओजोन में भी सेंटर में ऑक्सीजन है बच्चों, बोलोगे हाँ। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। अग्रीड? ठीक है, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो इस तरह से। अच्छा, ये क्या करता है कि यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। मतलब एक दूसरा ऑक्सीजन भी है, उसके पास भी सेम ऐसे ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने डबल बॉन्ड बना लिया यहां पे ऐसा। ठीक है, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ उसने बनाया एक सिंगल बॉन्ड। दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाया क्या? एक सिंगल बॉन्ड बनाया। तो अब मैं आपको पूछूं कि इस सेंट्रल ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। क्या बोला मैंने? इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। समझ में आ रही है आपको बात? जो सेंटर में ऑक्सीजन एटम दिख रहा है विद इन द मॉलिक्यूल, उसका चार्ज कैलकुलेट करो। क्या ये बात भेजे में जा रही सबके? तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, बोलो हाँ या ना? ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? कितनी बॉन्डिंग दिख रही है? 1 2 3। मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर के। ठीक है, और नहीं, बॉन्ड पेयर के लोन पेयर के, सॉरी कितने? लोन पेयर के, हाँ सॉरी, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर वाले पे? पहले लोन पेयर के देखने ना। लोन पेयर के कितने? 2 ही है। ठीक है, और हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 ना? सही है, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। चलो क्या वैल्यू आई? 6 - 2 - 2 3 6 3। तो कितना हुआ? 6 - 5 यानी कि 1। मतलब ये 1 मतलब +1 की -1? ऑब्वियसली +1। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया? +1 चार्ज आया। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना।
अब यही आप येलो वाले पे चेक करो, सॉरी येलो वाले पे चेक किया, अब ये ग्रीन वाला जो ऑक्सीजन है इस पे चेक करो जरा फॉर्मल चार्ज, इस पे चेक करेंगे, चलो देखते हैं। तो इस ऑक्सीजन की परिस्थिति क्या है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी तो बाहर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, हर ऑक्सीजन के पास बाहर तो 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। आप बोलोगे हाँ सीधी बात है। अब उसने कितने बॉन्ड्स बनाए बताओ जरा, ये ग्रीन वाले ने बॉन्ड कितने बनाए हैं? अब कोई गधा बच्चा भी होगा वो तो देखेगा ना रेड कलर की लाइन कितनी है, एक ही लाइन दिख रही है ना, तो कितने बॉन्ड बनाए? एक बॉन्ड बनाया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही है। तो इसका फॉर्मल चार्ज कैसा होगा भाई, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने? 6 माइनस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने दिख रहे हैं देखो, 2 और 2 कितने, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इस तरह से है कि नहीं? तो यहां पर भी आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? राइट? तो आपको कहीं पे भी कोई भी एटम जो है उसका वैल्यू कैलकुलेशन तो इजीली आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। वैसे इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, अभी भी इसका भी कितना आ रहा है, 6 - 4 - 1, हाँ राइट। सो बेसिकली द आइडिया इज व्हाट कि फॉर्मल चार्ज का आप कैलकुलेशन जब करने जाते हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। बट क्या ये लेंदी प्रोसेस है? ऑफ कोर्स है, आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, बॉन्ड चेक करने पड़ेंगे, लोन पेयर चेक करने पड़ेंगे, बहुत लेंदी हो जाता है। तो मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक दी थी। ट्रिक क्या थी बच्चों? ट्रिक मैंने क्या बोली थी याद करना जरा। आपको हर जो भी एटम है, हर एटम का एक जो बेसिक उसका वैलेंसी होता है, सिर्फ उसका अवेयरनेस होना चाहिए। क्या अवेयरनेस होना चाहिए? किसका? वैलेंसी का अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आपको वैलेंसी भी नहीं समझती है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब फिर तो गड़बड़ है ना। वैलेंसी तो सबको आती है, आई एम वेरी श्योर। कितने बॉन्ड्स वो नॉर्मली बनाता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितने बॉन्ड बनाता है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। ऑक्सीजन हमेशा नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2 ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो वो 2 बॉन्ड बनाता है ना नॉर्मली। ये उसकी वैलेंसी है, यस और नो? सही है। तो अब मैं तुमको अगर ट्रिक से बोलूं कैलकुलेशन करने को, तो ऐसा है देखो, ओजोन में वैलेंसी से ज्यादा अगर बनाएगा तो +1 और वैलेंसी से कम अगर बनाएगा तो -1, बस इतना इजी है। देखो ट्रिक। अब मुझे बताओ ये सेंटर वाले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए सेंटर वाले ऑक्सीजन ने? 1 2 और 3। कितने वो नॉर्मली बनाता है? 2। कितने बनाए? 3। एक एक्स्ट्रा बना दिया ना, तो +1 चार्ज हो गया। क्या ये बात समझ में? इजी इजी एकदम, इससे इजी ट्रिक हो ही नहीं सकती। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। यस। अच्छा, ये वाले ऑक्सीजन ने, सेकंड वाला जो ऑक्सीजन है, इसने 2 बॉन्ड बनाने थे, 2 बनाए, अपनी औकात से बढ़ के काम नहीं किया उसने। 2 बनाने चाहिए थे, 2 बनाए, चुपचाप अपना बैठ गया। तो उस पर कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। ये वाले ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 बनाने चाहिए थे, 1 ही बनाया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना अभी तक, तो उस पर क्या चार्ज है? -1 इलेक्ट्रॉन है ना उसके बाद पड़ा हुआ है, -1 चार्ज है। क्या ये ट्रिक से आपको एकदम सिंपल हो गया? बोलो यस। तो आपको ये समझा ओवरऑल +1 -1। ओजोन में ओवरऑल O3 न्यूट्रल कैसे लिखते हैं हम लोग? समझा? O3 को न्यूट्रल क्यों लिखते हैं? क्योंकि +1 -1 विद इन द मॉलिक्यूल चार्ज बैलेंस हो गया। बोलो यस और नो। क्लियर? एकदम बढ़िया। ये ट्रिक याद रहेगी सबको, और ट्रस्ट भी ये ट्रिक याद रहेगी तो आपके जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, सीईटी का एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में ये ट्रिक आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। क्योंकि आपको कई बार फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन आता है और बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने ये ट्रिक नहीं सीखी, उन्होंने क्या किया, वो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर वो फॉर्मूला लगे। पहले तो तुम फॉर्मूला ही भूल जाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला गया भाड़ में। तुम ये ट्रिक याद रखो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। और कोई भी स्ट्रक्चर ले आओ, ट्रिक से आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक
ठीक है, समझ में आ रही है बात? और एक एग्जांपल करें, ट्रिक के थोड़े एग्जांपल्स करते हैं तो आप लोगों का और ये हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। समझो आप सल्फेट लेके आते हो, क्या लेके आते हो? सल्फेट। सल्फेट आयन सबको मालूम है सल्फेट कैसा दिखता है, SO4 2- दिखता है, ये सबको मालूम है। पर वो SO4 2- को जस्टिफाई कैसे करोगे फॉर्मल चार्ज से? तो देखो, बस मेरी वाली जो अभी ट्रिक बताई वो लगा दो। ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, इस पे कोई चार्ज लिखूं क्या? बोलो हाँ की ना? नहीं। ओके, ये वाले ऑक्सीजन ने देखो 2 बॉन्ड बनाए, इस पे कोई चार्ज लिखूं क्या? नहीं। ये वाले ऑक्सीजन ने 2 बनाने चाहिए थे, एक ही बनाया, इस पे चार्ज आएगा? हाँ, -1 चार्ज आएगा। ये वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, एक ही बनाया, इस पे चार्ज आएगा? हाँ, -1 आएगा। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? -2। तो सल्फेट पे चार्ज कितना आ गया? -2। बोलो हाँ, बेहतरीन, हाँ की ना? एकदम सही, बढ़िया। ठीक है, ऐसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, आपको फॉर्मल चार्ज बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, आप लोगों ने स्कूल में बचपन में NO2, N2O3 ये सारे स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना सबने, मतलब फॉर्मूले तो सबने पढ़े हैं, N2O5 है ना, P4O10 ये सबने पढ़े हुए हैं। और आप लोग को ये हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब जो अच्छे बच्चे होंगे उनको क्यूरियोसिटी रहती है, जो गधे बच्चे हो तो सोचते छोड़ना, कौन सोचेगा, है ना। बट एटलीस्ट आप लोग अच्छे बच्चे हो तो आप ये सोचते होगे ना कि यार ये इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा, ये क्यूरियोसिटी आती है आपके दिमाग में कि यार ये NO2 कैसा दिखता होगा, N2O3 कैसा दिखता होगा, स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा, है ना। तो अब जब ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना फॉर्मल चार्ज के, और लुईस कॉन्सेप्ट जो हमने डॉट स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा, इससे आप ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही इजीली ड्रॉ कर पाओगे बच्चों। क्या बात समझ रहे हैं? यस। एक एग्जांपल देखते हैं, आप NO2 उठा लो, NO2 गैस है, आपको पता ही है NO2 गैस होती है, या CO2 उठा लो, चलो CO2 ले लो या NO2 ले लो, कोई भी। आपको एक ये होगा कि अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, सबको मालूम है कार्बन की वैलेंसी 4, मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर आपको पढ़ाया है, वैलेंसी पूरी पढ़ाई हुई है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा हमने। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2, देखो ये बन गया, लो स्ट्रक्चर इजी, C डबल बॉन्ड हो। तो बहुत सारे बच्चों को ये पहली बार वो बोलते अच्छा सर 10th तक तो हम पढ़ते थे CO2, बट स्ट्रक्चर आज पहली बार देखा। स्ट्रक्चर इजी है कि नहीं है? CO2 C डबल बॉन्ड हो, खत्म। क्या यहां पे चार्ज आया? क्या चार्ज आया? नहीं आया। क्यों? ट्रिक, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे, 4 बना लिए, क्या उस पर चार्ज आएगा? नहीं। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे, 2 बना लिए, चार्ज आएगा? नहीं। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, चार्ज आएगा? नहीं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? न्यूट्रल है। बोलो हाँ की ना? इजी, सिंपल है कि नहीं? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? ट्रिक कहीं लिखी हुई नहीं है, किसी बुक में लिखी हुई नहीं है, मैं बता रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं ध्यान दो, ठीक है। अगर बुक में लिखी होती तो मेरी क्या जरूरत थी, है कि नहीं। NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या बोलता है? नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सवाल यह कि बॉन्ड कितने बनाऊं? नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3, वैलेंसी 3 है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बनाता है? 2। अगर मैं नाइट्रोजन के 2 और 1 ऐसा बना दूं तो यहां पर कमी किसको मिली? ऑक्सीजन को कमी मिली ना, सही बोल रहा हूं? तो आप बोलोगे कि अच्छा सर ये ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड है, इसने तो 2 बॉन्ड बना लिए। हाँ, ये नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 बॉन्ड बना लिए। ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके ऊपर -1 चार्ज आना चाहिए। क्या ये बात से सब लोग अग्री करते हैं? परफेक्ट, बढ़िया, है ना। अब क्यूरियोसिटी आपकी ये होगी कि सर यहां पे आपने -1 चार्ज क्यों नहीं लिखा, है ना। ये आपके दिमाग में तुरंत आपको समझ में आ रहा है कि आप अप्लाई जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कहां करना है। समझो कि आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया, आप बोलोगे ठीक है इस पे तो -1 चार्ज आना चाहिए था सर, फॉर्मल चार्ज, और यहां पर आपने -1 चार्ज क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसी का और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखना ध्यान से। N ट्रिपल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, क्या यह स्ट्रक्चर वैलिड लग रहा है किसी एंगल से?
किसी एंगल से ये स्ट्रक्चर वैलिड लग रहा है? ट्राई करके देखते हैं, वैलिडिटी चेक कर लेते हैं भाई। ऑक्सीजन को यहां पर 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, उसने 3 बना लिए, तो +1 चार्ज। अग्रीड? नाइट्रोजन को 3 बनाने चाहिए थे, उसने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, इस पे भी +1 चार्ज। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन को 2 बनाने चाहिए तो उसने 1 ही बनाया, -1 चार्ज। ओवरऑल चार्ज क्या आया? +1 -1, ये दोनों आपस में कैंसिल, ओवरऑल चार्ज क्या आया? +1 आया। क्या समझ आया आपको इसमें से कि ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, बट कोई भी सूरत में चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? है ना, चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखो ऐसा फंडा है कि यहां पर ओवरऑल +1, यहां पे ओवरऑल -1 चार्ज आ रहा था। ये बात से सब लोग सहमत है? यहां तक सब लोग क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? यस? कि NO2 का कोई भी स्ट्रक्चर आप बना लो, चार्ज तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो आपने ये स्ट्रक्चर सुना होगा, ये फॉर्मूला सुना होगा, सबने सुना होगा, N2O4 सुना है? जैसे NO2 है वैसे N2O3 भी है, N2O4 भी होता है, N2O5 भी होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसका डाइमर होता है, ये क्या होता है? ये डाइमर मतलब 2 NO2 मॉलिक्यूल। अब ये 2 NO2 मॉलिक्यूल क्या है, ये आपके सामने देखो क्या किया हमने, ये दोनों NO2 मॉलिक्यूल, एक +1 वाला, एक -1 वाला है ना, साथ में जोड़ के दोनों को स्टेबलाइज कर दिया। यानी कि NO2 एक्चुअली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ? N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा करने की जरूरत क्या है, अभी समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये चार्ज को आपस में बैलेंस करना है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। राइट? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एग्जिस्ट कर सकता है, नॉर्मल CO2 मिलता है ना एटमॉस्फेयर में, मिलता है कि नहीं मिलता है? स्टेबल है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बनाया, कोई चार्ज नहीं आया। राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड सोचा है कभी कैसा दिखता होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO कैसा दिखेगा? तो आप बोलोगे सर C ट्रिपल बॉन्ड O है ना। ऑक्सीजन ने 1 2 3 बॉन्ड बना लिए, +1 चार्ज। कार्बन ने 4 बनाने चाहिए थे, -1 चार्ज। ओवरऑल बैलेंस हुआ CO। बोलो हाँ या ना। सिंपल है कि नहीं? सही बोल रहा हूं बच्चों? तो जब तक ये चार्ज बैलेंस है तो ये एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, खाली घूम रहा है, ठीक है भाई, स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है विदाउट चार्ज। जिसका नहीं बन रहा है वो अपने आप को डाइमर वगैरह बना के अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। क्या ये बात भेजे में जा रही है? अल्टीमेटली उसको किस बात से मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं से चार्ज बैलेंस कर लूं। अग्रीड? थोड़ी क्लैरिटी आई फॉर्मल चार्ज को लेकर? आगे बढ़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आप रीड कर लो, मार्क कर लो, ठीक है, बट आपको ज्यादा अप्लाई नहीं करने की जरूरत है। आप मेरी वाली वो जो ट्रिक बताई मैंने वो यूज कर लेना, ठीक है ना। बाकी इसमें बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए, आप उनको चाहिए तो प्रैक्टिस करो, चाहिए तो इग्नोर कर देना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आपको पता ही है और मैंने भी मेंशन किया है हमेशा। ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों? क्या होता है ऑक्टेट रूल? किया है ना हमने, आई थिंक सो, हमने मार्क भी किया था ऑक्टेट रूल। हाँ, क्या था? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ये ऑक्टेट रूल था। आई थिंक हमने कहीं पे ये मार्क किया हुआ है, आई डोंट रिमेंबर वेयर, देख लेना, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ये जनरली सारे एलिमेंट्स के, सारे एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट हीलियम वगैरह के लिए। हीलियम और हाइड्रोजन में क्या होता है? डुप्लेट, उनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उसको डुप्लेट बोलते हैं, है कि नहीं? अरे समझो हाँ या ना। अब ये जो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल है, लिमिटेशंस देखो, ऑक्टेट रूल हर एक को 8 एटम मिलने चाहिए, ये एक रूल है, बट इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इसके बहुत सारी लिमिटेशंस हैं।
और वो लिमिटेशन क्या है जरा वो समझते हैं, बट वो समझने से पहले एक दो बेसिक लाइंस हैं जो आपको मार्क कर लेनी है। क्या क्या मार्क करनी है? ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द इनर्ट बिहेवियर ऑफ नोबल गैसेस विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। चलो मार्क करो फटाफट। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन इनर्ट बिहेवियर। इनर्ट बिहेवियर मतलब नोबल बिहेवियर, मतलब नॉन रिएक्टिव बिहेवियर। सही है? क्या इस वर्ड से आप सब लोग फेमिलियर हैं बच्चों? ऑक्टेट रूल में इनर्ट बिहेवियर यानी कि नॉन रिएक्टिव बिहेवियर देखने मिलता है अपने को नोबल गैसेस का, बिकॉज ऑफ देयर कंप्लीट ऑक्टेट। फायदा क्या होता है कंप्लीट ऑक्टेट से? उनको इलेक्ट्रॉन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए वो दूसरों के साथ रिएक्ट या इंटरैक्ट नहीं करते, है ना? चलो पर क्या ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिर भी वो स्टेबल हैं? मेरा सवाल सिंपल है, डू सच मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट wherein the central atom does not have 8 electrons, maybe less than 8 or more than 8, and yet they are completely nice and stable? Do such molecules exist? That is my question. The answer is of course yes, they do exist, है ना? अच्छा, अगर 8 से कम होंगे, अगर 8 से कम होंगे तो उनको आप क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलोगे, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। और 8 से ज्यादा होंगे तो क्या बोलोगे? 8 से ज्यादा होंगे तो क्या बोलोगे बच्चों? एक्सपैंडेड ऑक्टेट बोलोगे। मतलब 8 से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन्स हो गया आउटर मोस्ट शेल में तो क्या बोलोगे उनको? एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये लेते हैं, BF3 BeCl2 LiCl। तो यहां पर आपको फोकस करके क्या समझना है बच्चों, जरा समझते हैं। मुझे बताओ BF3 बोरॉन, BF3 में सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। BeCl2 में सेंट्रल कौन है? बेरिलियम। LiCl में सेंट्रल कौन है? लिथियम। सही बोल रहा हूं? मुझे इनके ग्रुप्स बताओ पीरियोडिक टेबल में। सवाल तो इजी है, इनके क्या बताओगे? ग्रुप्स बताओ पीरियोडिक टेबल में। तो आप बोलोगे लिथियम सर ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। या ऑलरेडी हमने किया हुआ पीरियोडिक टेबल में, सबको आता है लीना की रब ने सुनी फरियाद, ये मैंने ग्रुप 1 बताया था। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ग्रुप 2 बताया था, है ना? और बैंगन आलू गाजर इन थैली ग्रुप 13 बताया था। यानी कि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ जरा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। क्या यहां तक क्लियर हो आप लोग? इससे सिंपल तो नहीं कोई बता सकता, ये तो क्लियर हो गया आपको सारे एग्जांपल्स के एक पैटर्न समझ में। अच्छा 1 2 3 ओके। अब होता क्या है कि इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। यहां पर हम लोग ये स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, इन आप यहां पर अपनी नोटबुक में इसको बनाओ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जांपल्स। अब ये स्टूपिड एग्जांपल्स हैं, इजी हैं, मैं क्यों बनवा रहा हूं? ताकि आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी आए विजन में कि ये किस तरह से बन रहा है। तो पहला एग्जांपल LiCl ले लो। तो आपको पता है कि अच्छा लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं पूरा एटम ही बना देता हूं लिथियम का, ये उसका न्यूक्लियस। कितने प्रोटॉन होते हैं लिथियम में? 3 होते हैं, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। 2,1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। ये बाहर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये तो पूरा स्ट्रक्चर एटम का ऐसा दिखेगा, बट ये बहुत मतलब ये लंबा हो गया ना काम। सिंपल करना था तो क्या करता? लिथियम बनाया और लुईस बाबा क्या बोल के गए? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दो, बस मेरा काम आसान हो गया। क्लोरीन में क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 8 7 होता है ना। आउटर मोस्ट के 7 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखा दिए।
बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। तो अब मुझे बताओ कि लिथियम के पास एक्चुअली बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 ही आए ना, पहले 1 था बाहर, अब शेयरिंग से 2 मिल गए। अब क्या हुआ? शेयरिंग से, अब शेयरिंग से मिल गए 2, शेयरिंग से मिल गए 2। तो क्या इसमें ऑक्टेट अचीव किया? इसने ऑक्टेट अचीव किया? 8 इलेक्ट्रॉन हुए? नहीं, कितने थे? 2 ही हुए। सही बोल रहा हूं, इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन अचीव किए इसने, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। यानी कि इंस्टेड ऑफ 8 it has 2 electrons now, therefore incomplete octet। क्या ये बात समझ में आई? माइंड यू, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि ये क्यों स्टेबल है, मैंने सिर्फ ये बताया कि ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करता है, क्यों है और कैसे ये नहीं बताया अभी तक। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? इस पे आएंगे हम लोग, ये कैसे स्टेबल होते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स, आगे आएंगे हम लोग। सेकेंड एग्जांपल आपको दिया, चलो फटाफट ड्रॉ करो। सेकेंड एग्जांपल दिया है BeCl2। बोलोगे ठीक है, अब इजी लगेगा। बेरिलियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? बेरिलियम में आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना यार। तो ये रहा एक, ये रहा दूसरा। क्लोरीन के पास तो 7 हैं ही, अपने को मालूम है। ये क्लोरीन के पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक बॉन्ड यहां बन गया। अब बताओ बेरिलियम की परिस्थिति क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 4। कितने चाहिए थे? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ, हेंस प्रूव हुआ, हाँ कि ना? कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या आप बचकान चीजें ड्रॉ कर रहे हो। ट्रस्ट मी, तुम में से कुछ ऐसे गधे होंगे जिनको ये इतनी बचकान चीजें भी नहीं समझती, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? चलो फटाफट लिखो। हेंस, तो 8 की जगह पे कितने हो गए? 4 हो गए, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा, नाम भी लिख देता हूं, सॉरी, इंस्टेड ऑफ 8 मैंने क्या लिख दिया? इंस्टेड ऑफ 8। देखो प्रिंटिंग एरर हो जाता है। तो यहां देखो लिथियम क्लोराइड इसका नाम है। कुछ बच्चों को तो नाम भी नहीं पता यार, चलो ठीक है, नाम भी लिख देता हूं। इसका नाम लिथियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है? बेरिलियम क्लोराइड, है ना। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है? BF3 क्या है? बोरॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, ट्राइफ्लोराइड की जगह बोरॉन फ्लोराइड भी लिख सकता था ना, जरूरी थोड़ी कि ट्राई लिखना जरूरी है। बोरॉन फ्लोराइड भी लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि बोरॉन में ट्राइफ्लोराइड ही बनता है। बताओ अभी इसमें कैसा बनेगा? बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों? ग्रुप 13 का है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। फ्लोरीन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने बॉन्ड्स बन गए? 1 2 और 3। 3 बॉन्ड એટલે કેટલા इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इंस्टेड ऑफ 8 नाउ इट हैज, इट मतलब कौन? सेंट्रल एटम। तुमको किसका गिनने का है? सेंट्रल एटम का गिनने का है। सबका ऐसा आस पड़ोस का अपने को फिक्र नहीं करना है, अपने को अपने सेंट्रल एटम से मतलब है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कमी है, इसलिए देयरफॉर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ये एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल चीज थी, इजी चीज थी, फिर भी डिटेल में क्यों ड्रॉ की? भाई इजी चीज सिखा दूंगा तो कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा, डिफिकल्ट चीजें तो वैसे भी सिखाने के लिए बैठा हूं, है ना।
ये तो तुम बोलोगे सर क्या है आप इजी इजी चीजें छोड़ देते हो सर। चलो तो LiCl BeCl2 BF3 ये तीनों एग्जांपल। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्यों है ये क्लियर हो गया बच्चों। आगे बढ़े एक्सपैंडेड ऑक्टेट पे जाते हैं। एक्सपैंडेड ऑक्टेट पे ठीक है। अगेन यहां पर एक चीज मैं आपका अटेंशन यहां पर चाहता हूं कि आप ध्यान दो ठीक है। प्लीज पे अटेंशन टू द फैक्ट दैट द सेंट्रल एटम्स इन दिस केस सल्फर, phosphorus and sulfur again. Sulfur is from which group of the periodic table? Group 16. Phosphorus is from which group? Group 15. इसके बाद आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 से ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। यस पहले वाले इनकम्प्लीट में जो तीनों एग्जांपल दिए उसमें 4 से कम थे, तो एक्सपैंडेड वाले में जो एग्जांपल दिए उसमें क्या है 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो यस और नो। क्लियर हो गई बात बच्चा पार्टी। लिखे फटाफट एग्जांपल्स ऑफ एक्सपैंडेड एक्सपैंडेड मतलब 8 से ज्यादा। क्या एग्जांपल्स हैं? पहला PF5। अब यहां पर मेरे को पेंटाफ्लोराइड मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो जरा पहले। बहुत सारे बच्चों को नाम भी नहीं पता होते यार, तो इसलिए लिख रहा हूं। और ट्रस्ट भी कोई टीचर आपको ये ऐसे छोटे छोटी चीजों के नाम लिखवा के नहीं दे रहा। चाहिए तो देख लो, जाओ पूछ लो अपने दोस्तों से जो और दूसरी जगह पढ़ रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आप मुझे कोई मेडल चाहिए, और बता रहा हूं यार इतना लिख के दे रहा हूं तो कम से कम प्रैक्टिस कर लेना ठीक है। नहीं तो तुम बोले सर खुद की तारीफ ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड या पेंटाफ्लोराइड ये बताओ कितने फ्लोरीन है बच्चों? 5। अच्छा अभी तक मैंने बोला कि अपने को इसके पहले वाले में ट्राई ऐसा लिखने का कंपल्शन नहीं था। देखो इसको मैंने बेरिलियम डाइक्लोराइड तो बोला नहीं, इसको मैंने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तो बोला नहीं, सिर्फ क्लोराइड फ्लोराइड बोला। तो यहां पर क्यों मैं पेंटा वर्ड घुसा रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज फॉस्फोरस जो है ना वो PF3 भी बनाता है और PF5 भी बनाता है। तो तुम सिर्फ फ्लोराइड लिख दोगे नहीं तो नहीं चलेगा, तुमको बताना पड़ेगा कि कितने फ्लोराइड है, 3 है कि 5 है। बात गई दिमाग में? बोलो हाँ या ना। समझा सबको? क्योंकि फॉस्फोरस जो है बेटा वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो वो 3 वैलेंसी भी दिखा सकता है और 5 भी दिखा सकता है ना यार, तो उसके पास पॉसिबिलिटी थी। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? अच्छा स्ट्रक्चर बना ले। फॉस्फोरस 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ग्रुप 15 का एलिमेंट है भाई, 10 बार बोल चुका हूं। फ्लोरीन बना लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 and 7 फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 आणि 7 हो गया। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, अरे 5 बॉन्ड है कि नहीं? कितने हो गए फॉस्फोरस के पास बाहर इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने मांगते थे? 8 चाहिए थे, 10 मिल गए। मतलब कि ऑक्टेट कैसा हो गया? इनकम्प्लीट या एक्सपैंडेड? एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया। तो इंस्टेड ऑफ 8 नाउ सेंट्रल एटम, ऐसा लिखो सेंट्रल एटम, इट बोले तो सेंट्रल एटम हाँ हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर एक्सपैंडेड ऑक्टेट। सही है बच्चों? चलो लिख के रखो फटाफट। अगला सेकंड एग्जांपल, और ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, इसको स्टार मार्क करना। ये कई बार आता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आगे हम लोग पी ब्लॉक में भी इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये गैस होती है जो काफी अच्छी, मतलब यूजेस वगैरह इसके डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे भी यूज होती है। स्टार मार्क कर लेना।
इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना. यू नीड टू हैव बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सल्फर हेक्साफ्लोराइड. नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई आई नीड टू राइट द वर्ड हेक्सा हियर. 6 फ्लोरीन है तो इसलिए हेक्साफ्लोराइड. ओके, SF6. कैन यू ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर इजीली नाउ. सी, sulfur 1 2 3 4 5 and 6, and fluorine I will just directly borrow from here. क्यों इतनी मेहनत करूं. ठीक है, तुम लोग करो मेहनत. मैंने फ्लोरीन बना दिए बहुत सारे. कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6. 6 बन गए ना फ्लोरीन. बराबर. सिर्फ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं. हर एक फ्लोरीन के पास मैंने 7 इलेक्ट्रॉन भी बना दिए. मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं, आपको कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है. जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए अभी अगर है भी तो भी दूर कर देता हूं, अलग कलर से बना के दूर कर देता हूं. चलो, ये है मेरा सल्फर, थोड़ा बड़ा बना दिया. सल्फर के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में थे. 6 फ्लोरीन उसके आजू बाजू आ गए. हर एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे. ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और 6. कितने बॉन्ड हो गए? 6 बॉन्ड्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अभी सेंट्रल एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में? 12 इलेक्ट्रॉन्स. तो इंस्टेड ऑफ 8 now it has 12. So therefore, obviously instead of 8 now the central atom has 12. इससे ये क्लियर होता है ना, कि अगर ग्रुप 15 16 17 का एलिमेंट है, यानी कि 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हाई चांसेस है कि वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स बनाएगा. और अगर ग्रुप 1 2 और 13 रहेगा, यानी 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, तो ज्यादा चांसेस है कि वो इनकंप्लीट ऑक्टेट वाले बनाएगा. ये तो क्लैरिटी आ गई. यस बच्चों, बढ़िया. सो देयरफॉर एक्सपेंडेड ऑक्टेट. H2SO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये तो वैसे स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे देखना है. सल्फर बना दिया आपने आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए. अग्रीड. ऑक्सीजन आपने बनाया 1 2 3 4 5 6. हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाहर. सल्फर के पास भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं. ठीक है, एक ऑक्सीजन ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5 6. ये भी ठीक है. हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं बच्चों? सिंगल, एक. हाइड्रोजन के पास यहां पर सिंगल, एक. और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6. ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनता है. अब बॉन्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा. 1 2 बॉन्ड किसके? सल्फर ऑक्सीजन के. 3 4 और 2 बॉन्ड किसके? सल्फर ऑक्सीजन के. 5 6 और 2 बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन के. टोटल बॉन्ड सेंट्रल एटम के कितने हो गए? 6. कितने बॉन्ड हो गए? 6.
मतलब 6 बॉन्ड हो गए ना, 6 बॉन्ड हुए मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, बात ही खत्म, एकदम इजी। बाकी तुमको साइड में जितने बनाना ये सब साइड एक्टर है, इनका अपने को लेना देना नहीं, ठीक है। मेन अपन सेंट्रल एटम पे फोकस करें बच्चों, ठीक है। तो सेंट्रल एटम में इंस्टेड ऑफ 8 उसकी एक्सपेक्टेशन थी ऑक्टेट की, सेंट्रल एटम हैज नाउ हाउ मेनी, 12 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर एक्सपेंडेड ऑक्टेट। काफी डिटेल में समझ में आ गया ये? कोई सवाल, कोई डाउट, कोई शंका मन में तो पूछ लेना। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थोड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड है, तो कभी भी वो एक परफेक्ट बैलेंस जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो नहीं बन पाता। क्योंकि अगर इवन नंबर जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड, है ना। ये फंडा ऑड नंबर में तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो अलग रह ही जाएगा ना, ऑड नंबर है तो। सही बात है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एनओ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 7 और 8 कितने हुए? 7 और 8 25, अरे सॉरी 15, 7 और 8 25। हाँ मेरा गणित एकदम मतलब गड़बड़ा गया है, ठीक है। सो 7 and 8 बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO में बच्चों वी हैव 15 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी हिंदी ज्यादा हो गई, हाँ ये 15 इलेक्ट्रॉन्स। और NO2 में कितने होंगे बताओ जरा? NO2 में नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन 2 है तो 8 8 16, 16 और 7 कितने हुए? 23, 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो दोनों ऑड नंबर में आते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। क्या ये सिंपल है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। अब यहां पर एक स्टेटमेंट है जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है। ये स्टेटमेंट क्या लिखी है? स्टेटमेंट देखो, बोथ N and O have odd number of electrons। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास तो 8 होते हैं, ऑड नंबर कैसे हो सकता है? भाई आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ये कहने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन के पास 7 यानी कि ऑड नंबर था, ऑक्सीजन के पास 8 यानी कि इवन नंबर था। कॉम्बो जब बन गया ना, तो जो सेंट्रल आइटम है नाइट्रोजन और जो बाजू का है ऑक्सीजन, अब वो दोनों के पास ऑड नंबर आ रहे हैं कैलकुलेशन करने पे। ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट तो यहां पर हेडिंग क्या डालेंगे अपन? ऑड नंबर मॉलिक्यूल एग्जांपल्स। पहला NO, ऑड नंबर यानी कि यहां पर 15 है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है। क्या नाम है? इस ऑक्साइड का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, यहां पर होता है N, तो पहले समझ लो कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पता ही है इस तरह से। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब बोलोगे सही। होता क्या है कि जब इसने ये कर लिया, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग कर ली, एक और दो, ये 2 बॉन्ड बना लिए, डबल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। अब अगर आप काउंट करने जाओगे, तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों? ये है ना। अब ये पूरा आ गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इनकम्प्लीट तो है, 8 तो नहीं हुए। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन ऑड नंबर तो है,
तो अब कुछ बच्चे इसमें मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, सर इसको इनकम्प्लीट की कैटेगरी में डालो। हाँ डाल देना, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, इसको इनकम्प्लीट भी बोल सकता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लोग ने एक अलग सेग्रीगेशन करके कैटेगरी बना दी कि भाई इनकम्प्लीट में भी इवन वाले थे ना इसके पहले 4 6 वाले, और ये ऑड नंबर वाली एक अलग कैटेगरी बना दी। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इस पर झगड़ा मत करो, ठीक है। तो इसमें ऑड नंबर आ गया इसीलिए, बिकॉज यहां पर सेंट्रल एटम पे ऑड नंबर आ गया, इसलिए इसको ऑड नंबर मॉलिक्यूल में डाल दिया। क्या ये बात सिंपल है, समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यहां पर लिखते हैं नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ना नाउ। अच्छा ये भी लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग इसमें भी गलती करोगे। नाइट्रोजन इन NO in the molecule has 7 electrons in the outermost shell. Yes, therefore odd number molecule. क्लियर हुआ बच्चों? टेक्निकली ये इनकम्प्लीट में ही आ जाएगा। अभी NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। NO2 का नाम क्या है? NO2 का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम सुना होगा वैसे आप लोगों ने, ये बहुत फेमस गैस है। NO2 बहुत किसी और नाम से बहुत ही फेमस है पॉपुलरली, है ना। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या होती है सर? वो गैस सुन के हंसी आती है, हमारे साथ ऐसे स्कूल में होता था। If somebody passes gas, we all used to laugh. हाँ, ऐसा नहीं रे बाबा। NO2 एक्चुअली ये जो लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं ना, ये एक एक्चुअली एक एनेस्थेटिक एजेंट था। अब तो ज्यादा करके कोई यूज नहीं करता। हम लोग पीडियाट्रिक एक्सरसाइज, छोटे बच्चों की डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह में अभी भी यूज करते हैं। जैसे सर्जरीज वगैरह के लिए, छोटी मोटी सर्जरी वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको। अगर बड़ी सर्जरी के लिए तो जनरल एनेस्थीसिया, मतलब पूरे इंसान को ही बेहोश कर दिया, वैसे वाला। इसका अरे लाफिंग गैस का बहुत अच्छा ये दिया हुआ है। आपने एक पिक्चर देखी होगी बच्चों, फाइनल डेस्टिनेशन करके एक मूवी है, जिसमें लोग मरते रहते हैं एक एक करके, डेथ उनके पीछे पड़ जाती है। जो ऐसा स्टोरी लाइन तो बकवास है, बट उसमें एक सीक्वेंस दिखाया जहाँ पे एक बंदा, आई थिंक फाइनल डेस्टिनेशन 2 और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द मूवी और द नंबर, बट उसमें वो डेंटिस्ट के पास जाता है और उसको वो लाफिंग गैस देता है उसके डेंटल सर्जरी के लिए, और फिर उसके ऊपर कुछ ऊपर से गिर जाता है और वो मर जाता है, ऑल दैट पैरालिसिस हो जाता है बेसिकली उसको, उसकी वजह से। खैर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाफिंग गैस है, विच इज एक्चुअली यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। उसका वन ऑफ द इफेक्ट्स वाज दैट द पर्सन फील्स, अगर थोड़ा सा ओवरडोज हो गया या ऐसा ज्यादा हो गया तो पर्सन फील्स फिट्स ऑफ लाफ्टर, ऐसे पागल जैसा हंसने लगता है, तो उसलिए लाफिंग गैस कहते हैं। खैर स्ट्रक्चर की बात करें, ये बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज वन ऑफ द इफेक्ट्स जिसके बायोलॉजिकल सिस्टम में, इट अफेक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच पुट्स यू इनटू हिस्टेरिया, थोड़ा सा पागलपन। हाउसफुल पिक्चर में दिखाया हो अक्षय कुमार पागल गधा, पहली पिक्चर का क्लाइमैक्स सीन। तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ये स्ट्रक्चर है। इसको अगर लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओगे तो कैसा दिखेगा, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर मोस्ट शेल में है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। बॉन्डिंग पैटर्न 1 2 3 इस तरह से। यस बच्चों, ये रहा बॉन्डिंग पैटर्न। अब यहां पर अगर आप देखो तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिले टोटल, सेंट्रल एटम को काउंट करो। कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 मिले। नाइट्रोजन को 8 मिल गए पूरे, यस और नो?
ऑक्सीजन को कितने मिले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 मिल गए, इनकम्प्लीट हो गया। बट ये वाले ऑक्सीजन को कितने मिले गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 ही मिले ना। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो नाइट्रोजन NO2 के स्ट्रक्चर का, कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, एक एटम तो ऐसा रहेगा जिसको ऑड नंबर मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक एटम तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जिसको ऑड नंबर मिलने वाला है ना। तो ये फंडा है यहां पर। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हेंस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आप नाइट्रोजन को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, सेंट्रल एटम तो वही है। कितने लोगों के दिमाग में यह सवाल आया? ये जो सारे एग्जांपल देखे, एक्सपैंडेड हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ऑड नंबर हो गया, जो भी है, ये सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, फिर भी ये स्टेबल है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि ऑक्टेट रूल का एक फेलियर है या एक लिमिटेशन है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आती है कि ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑल्दो ऑल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो ये, और दूसरा कि ये जो ज्योमेट्री है या ये जो स्ट्रक्चर है इन मॉलिक्यूल्स के, ये ऑक्टेट रूल इनको समझा ही नहीं पा रहा। तो ऑक्टेट रूल की काफी सारी लिमिटेशन आ गई। ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं समझा सकता, उसका शेप क्या है वो नहीं बता सकता, उसकी स्टेबिलिटी क्यों है वो भी नहीं बता सकता। ऑक्टेट रूल हमें क्या बताया? भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इतना बोल के वो चला गया, बात खत्म। 8 नहीं है तो कैसे स्टेबिलिटी अचीव होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें ऑक्टेट रूल ने नहीं बताई। तो क्या आपको लिमिटेशंस क्लियर हुए ऑक्टेट रूल के? बच्चों बोलो हाँ या ना। यस। और जैसे ही एक रूल या एक थियरी या एक लॉ फेल होता है या उसकी लिमिटेशन, उसकी कमियां समझ में आती है, तो तुरंत हमारी नीड क्या होती है साइंस में कि हम उसको, उसकी कमियों को पूरा करने के लिए टू overcome its limitations we need to come up with a new theory. Is that the logical next step? बोलो yes or no, right? अगर रोहित शर्मा पहले ओवर में आउट हो गया तो हम ईशान किशन को लेके आए, हम एक्सपेरिमेंट तो करेंगे कि नहीं, कोशिश तो करेंगे ना भाई। हाँ, वो अलग बात है कि वो भी फेल हो गया, बट आप सोचोगे कि सर क्रिकेट के पीछे ही पड़ गए। हाँ, मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। सो द आइडिया इज दिस, that because the octet rule was not able to explain certain things, there was the need for another theory which could at least partially overcome the limitations or the things that octet could not explain. And that is how we landed up at the new theory. Now the next step was called the valence shell electron pair repulsion theory. क्या आप लॉजिकली इस कहानी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं? समझ में आ रही है आपको बात? हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा, बॉन्ड के बारे में हमें लुइस ने बताया और उसने क्या बोला, लुइस अप्रोच यूज करो। उसके तहत उसने हमें ऑक्टेट रूल समझाया, लुइस ने ऑक्टेट रूल समझाया, हमें रियलाइज हुआ ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, तो हम तुरंत किस पे जंप मारे, VSEPR थियरी पे जंप मारे। क्या ये बात लॉजिकली आपको ये पूरी सीक्वेंस समझ में आ रही है बच्चों? बोलो यस और नो। यस। सो यहां पर आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में प्यार से क्या बोलेंगे, VSEPR थियरी। एक एक वर्ड को एनालाइज करो। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक तो बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। एक होता है बॉन्ड पेयर, दूसरा होता है लोन पेयर। क्या इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है? हाँ। तो क्या इनमें रिपल्शन होगा? हाँ। तो इसीलिए इस थियरी का नाम समझ में आया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा। इसी बात पे ये थियरी बेस की है।
क्लियर? बोलो हाँ या ना। पहली थियरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, किसने? लुइस एंड कोसेल। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो किसने दिया था? लुइस एंड कोसेल। ये किसने दी है? ये दी है सिडविक एंड पावेल। किसने दिया? सिडविक एंड पावेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी was proposed by the two scientists which were, or who were rather, sorry, Sidgwick and Powell. क्लियर? सिडविक का नाम याद रखना, आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट उसकी भी थियरी, सिडविक्स इलेक्ट्रॉनिक थियरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पूरा कैलकुलेशन उन्होंने ही बताया था, वहां पे आएगा। इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल रिपेल ईच अदर। बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन है तो इसीलिए वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे और अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए। बिकॉज अगर रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। बोलो यस और नो। क्या बोला मैंने? अगर उनके बीच का झगड़ा, उनके बीच का रिपल्शन कम हो जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या ये बात सही है? जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मैक्सिमम अपने एंगल्स या डिस्टेंस बना के रहेंगे तो कोई उनके बीच में झगड़ा होने का चांस नहीं है, तो इसलिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। और ये किस तरह के हो सकते हैं? या तो ये बॉन्ड पेयर हो सकते हैं या तो ये लोन पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ VSEPR। अगेन व्हाट आई वांट यू टू डू इज ओनली रीड। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप एक्सप्लेनेशन सुन लो, मार्किंग कर लो, बट रीड करना, रट्टा मारने मत बैठना, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स है। ठीक है? और प्लस ऐसा है मेंशन, ये क्लास 11 का टॉपिक है तो ये आपके किसी बोर्ड में कहीं आपको लिखने को नहीं आने वाला, तो गधे जैसा बैठ के 10-10 पॉइंट रटने मत बैठो। ठीक है ना? जो रटने वाला लंबे आंसर्स वाला काम है वो आपको 12th में करना है, अभी नहीं करना है, टेंशन मत लो। ठीक है? चलो, रूल्स ऑफ VSEPR क्या बोलता है? पहला, इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। क्या ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात मैंने बताई आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को कैसे अरेंज करना चाहते हैं कि उनके बीच का जो रिपल्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? वो मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। ठीक है? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा दैट द मॉलिक्यूल विल हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, उनकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए ताकि उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। ठीक है। तीसरा, यही इलेक्ट्रॉन पेयर्स मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करेंगे। मतलब आपका मॉलिक्यूल किस शेप का होने वाला है, उसकी ज्योमेट्री, उसका स्ट्रक्चर, उसका आकार कैसा होने वाला है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी ये मॉलिक्यूलर पेयर्स, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही डिसाइड करेंगे। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना? और तुम लोग का फेवरेट गाना आजकल बच्चों का कौन सा है? वो शेप ऑफ यू। मतलब आजकल मतलब ये तो काफी टाइम हो गया, 2-3 साल से वही गाना चल रहा है ना। क्या है? शेप ऑफ यू। वही तो, ये लोन जस्टिन बीबर का तो नहीं है वो। तो वैसे यहां पर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल से मोहब्बत किसको है भाई? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को है। ठीक है। रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी थियरी का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पूरी थियरी में आपको अगर एक चीज याद रखनी तो आप ये चीज याद रखना, बाकी सब भूल जाओगे चलेगा, कोई टेंशन नहीं, वो सब लॉजिकल है, वैसे उसमें है नहीं। चौथा पॉइंट याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलता है वो? चौथा पॉइंट बोलता है द लोन पेयर रिपल्शन is more than the lone pair bond pair repulsion is more than the bond pair repulsion। फिर से सारे बच्चे इसको समझेंगे और रिपीट करेंगे मेरे साथ। द लोन पेयर रिपल्शन is greater than
द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन. लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स. लेट्स से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, आई विल टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन. आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम यहां पर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं आपको? एक और दो. दो ऐसे, मतलब दो बॉन्ड्स है ना, तो बॉन्ड पेयर कितने? दो बॉन्ड पेयर है. लोन पेयर कितने दिख रहे हैं बच्चों? तो एक और दो. कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? दो लोन पेयर भी दिख रहे हैं. ठीक है ना. तो इसका यह मतलब है, ध्यान से सुनना, कि इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है, ये एक दूसरे से जो रिपल्शन कर रहे हैं, ठीक है. और ये ब्लू वाली लाइन से बना देता हूं, इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है, और एक अलग लाइन से ये बना देता हूं कि इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है. येलो लाइन है, रेड लाइन है, ब्लू लाइन, अलग अलग दिख रहा है ना. दो बॉन्ड पेयर है, ये जो रेड कलर की लाइन है वो क्या? दो बॉन्ड पेयर है. उनके बीच का रिपल्शन, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन, या लोन पेयर के बीच का रिपल्शन, ये एक जैसा नहीं है. दिस वन इज मच हायर देन दिस वन, विच इज मच हायर देन दिस वन. क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, और सबके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है बच्चों. क्या ये बात सही है? तो जब सबके पास नेगेटिव चार्ज है, सब इलेक्ट्रॉन है, तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे. पर क्या वो इक्वली रिपेल करेंगे? ये सवाल है. तो आंसर है कि इक्वली रिपेल नहीं कर रहे. लोन पेयर वाले एक दूसरे को ज्यादा धक्का मार रहे हैं. लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा उससे कंपैरेटिवली कम मारामारी है, और बॉन्ड पेयर में उससे भी कम मारामारी है. क्लियर बात? तो आप बोलोगे ठीक है, आपने रिपल्शन समझा दिया सर, मारामारी हम समझ गए, हम क्यों पढ़े? उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? तो इसका मतलब भी समझते हैं, जरा इसका एप्लीकेशन समझते हैं. वाटर मॉलिक्यूल HOH, आपने नोटिस किया होगा मैं हमेशा ऐसा बनाता हूं. मैं ऐसा क्यों नहीं बनाता स्ट्रेट लाइन में? ड्रॉ करने के लिए तो पेपर पे ये आसान है ना, आपकी बुक के पेज में ये लिखना इजी है. मैं टेढ़ा ऐसा क्यों बनाऊं हमेशा? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये तो नोटिस किया होगा आपने कि देखो ऐसे तो हम स्ट्रेट एक लाइन में बना सकते थे, पर हम लोग बार बार इसको इस शेप में बनाते हैं वाटर को. क्यों? द रीजन इज VACPR, कि वाटर मॉलिक्यूल का जो असल शेप है वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो इसके लोन पेयर्स, यानी कि जो इसकी जो रिपल्शन है ना, वो डिसाइड कर रही है. होता ये है बच्चों, ऐसे सोचना आपने कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐसा सीधा बनाऊंगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नीचे लोन पेयर है ना, और ये लोन पेयर क्या करते हैं? जो बाजू के दोनों बॉन्ड पेयर है उनको धक्का मार के ऐसे स्ट्रेट से ऐसा कर देते हैं. समझ रहे हो? स्ट्रेट से ऐसा. तो मतलब जो शेप है वो सीधा नहीं होके वी शेप ऐसा हो जाता है. यानी कि इसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं. डिस्टॉर्शन समझते हो आप इंग्लिश में? डिस्टॉर्शन का मतलब क्या? कि एक शेप आपने एक्सपेक्ट किया था लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया वो शेप, है ना, उसको डिस्टॉर्शन कहते हो आप. तो यहां पर आप ये सोच रहे थे कि हाँ यार लीनियर होना चाहिए था मॉलिक्यूल, पर असल में शेप क्या निकल के आया? वी शेप. और ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये जो लाइन हमने रेड कलर से मार्क की ना, इट्स बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यस? तो फिर से ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स बाय द लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर. देखो बॉन्ड पेयर थोड़ा स्टेबल है ना, उसने बॉन्डिंग कर ली है. लोन पेयर क्या है कि भाई वो पहले से वो बॉन्ड करके बैठा हुआ था और उसको नहीं पसंद यार कि मतलब मैं स्टेबल हूं, तू मेरे को छेड़ने आ गया, चल ठीक है, तो वो धक्का मार रहा है और जोर से धक्का मार रहा है लोगों को. ठीक है, लोन पेयर वो है जो विरार ट्रेन में तुमसे धक्का मुक्की करते हैं लोग, विरार लोकल में, क्योंकि भीड़ होती है. लेकिन लोन पेयर वो गुंडा है जो वो दरवाजे पे खड़ा होता है ना,
तो तुमको चढ़ने नहीं देता, ठीक है। लोन पेयर वो है कि मतलब धक्का मुक्की सबसे ज्यादा मैं करूंगा, ठीक है। तो ये वैसा है, ठीक है बच्चों। चलो, so lone pair repulsion is maximum because this electron pair is under the influence of only one nucleus while bonded pair is under the influence of two nuclei. Obviously जो बॉन्ड पेयर है वो तो दो अलग अलग एटम के बॉन्डिंग से बना है ना, तो वो दोनों के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता है ऑफ कोर्स। और लोन पेयर जो है वो तो एक से ही इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो इसलिए वो जो है वो ज्यादा रिपल्शन करता है। ये पॉइंट आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब विच इज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप का, ये मार्क करके रखो। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस को मार्क करो। तो ये जो सेंटेंस अभी हमने देखा या जो हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखा, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और ये कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग में बिठा लो, खास करके अगर आप हायर लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई और नीट की अगर बात कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी लेवल या सीबीएसई लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बहुत क्लैरिटी के साथ बिठा लेना, ठीक है। देखो नोट कर लो यहां पे, नोट। यहां पे थोड़ी सी इंग्लिश ट्रिकी है, इसलिए बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, बिकॉज रीड करके कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर आर टू टर्म्स, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ज्योमेट्री एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज शेप। अब अगर हम लोग जनरल इंग्लिश में देखें तो आप बोलोगे ओवरऑल मीनिंग दोनों का लगभग सेम है बच्चों, किसी चीज की ज्योमेट्री या उसका शेप, लगभग इसका मीनिंग आप बोलोगे इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से सेम है, सही बोल रहा हूं। बट केमिस्ट्री में खास करके अगर केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, दीज टू मीन कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस इज, in the MCQ question in your JEE exam or NEET exam where there is negative marking, they will specifically ask you what is the geometry of the given molecule or what is the shape of the given molecule, and you have to be very aware of what they are asking you. Is my point clear to all? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्योमेट्री और शेप, ये वर्ड्स का मीनिंग समझो, खास करके अगर आप जेईई या नीट के एग्जाम की बात कर रहे हो तो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि सीईटी वालों को सीखना नहीं है, सीखना है, पर वहां नेगेटिव नहीं मार्किंग होती तो ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब कि जो एक्सपेक्टेड, जो उसका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, जो उसका आप जैसे आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से या थियोरी के हिसाब से जो शेप आपने एक्सपेक्ट किया था, समझ रहे हो। और शेप का मतलब है जो आपको एक्चुअली देखने मिला। क्या यह जरूरी है कि ये दोनों हमेशा एक जैसे ही होंगे? आंसर है ना। क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि डिस्टॉर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्टॉर्शन हो रहा है, शेप बदल रहा है। जैसे आप अपने ईयरफोन्स पूरे निकाल के अच्छे से अरेंज करके बैग में डालते हो, शाम को घर पहुंचे, बैग में से निकाले तो आपने एक्सपेक्ट किया कि शेप बड़ा प्यारा सा होगा, लेकिन कैसा मिला? एकदम कुचड़ू पुचड़ू मिला ना अंदर ईयरफोन। तो जो एक्सपेक्टेशन थी और जो रियलिटी थी वो अलग है। वैसे ही आप एक मॉलिक्यूल की एक सर्टेन ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करते हो, एक्सपेक्टेड या फिर ऐसे बोल दो प्रिडिक्टेड, सही है। तो आप वर्ड यूज करोगे ज्योमेट्री, लेकिन जो रियलिटी में दिखेगा उसको आप क्या बोलोगे? शेप बोलोगे। गया दिमाग में? यस, पहले तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन कर लेना अपने दिमाग में। दूसरी चीज, ज्योमेट्री और शेप कब सेम होंगे, कब अलग होंगे? अगर लोन पेयर्स नहीं है, इफ नो लोन पेयर्स प्रेजेंट, अगर लोन पेयर्स नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप एक ही है, तब डिस्टॉर्शन नहीं होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने क्या मार्क किया, मैंने क्या ये बात की हमने कि लोन पेयर कंट्रीब्यूट टू द शेप, बोलो किया ना। लोन पेयर के रहने से या ना रहने से शेप डिसाइड होगा। क्या ये बात क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स, मार्क किया हमने। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, समझे?
दैट इज ज्योमेट्री एंड शेप विल बी द सेम। क्या ये बात समझ में आई? अगर लोन पेयर नहीं है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, यदि लोन पेयर नहीं है तो उसका ज्योमेट्री और उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री और उसका शेप सेम होगा, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया था वही मिलेगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ये नोट आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में ही अच्छी तरह से प्रॉपर एक अच्छा बड़ा सा बॉक्स करके लिख के रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि VACPR ने हमें एक आइडिया दिया था जो ऑक्टेट नहीं दे पाया, ऑक्टेट हमें नहीं बता पाया था, ऑक्टेट रूल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू अस what should be the shape of the molecule and all that, and obviously VACPR improved upon that and it gave us an idea of what should be the shape and how the shape is determined because of the repulsion. ठीक है? Now as I mentioned, when you talk about geometry, जब आप geometry ये word बोलते हो केमिस्ट्री में या मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में आप ज्योमेट्री ये शब्द यूज करते हो, देन इट इज स्पेसिफिक शेप्स ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक शेप ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल। क्लियर? ये मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, तो यहां पे हेडिंग डालते हैं ज्योमेट्री ऑफ, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों लिखता हूं। आई होप आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते जा रहे हो। हाँ, बाद में फिर ये बोलो सर हमको नोट्स नहीं पता, सर हम कहां से पढ़े? यहां से पढ़ो जो लिखवा है। तो ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में कॉन्सेप्ट हमारा ये कि ज्योमेट्री जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और उसमें भी दो वेराइटीज है, एक आपके एक्सपेक्टेड शेप है और दूसरा आपका जो ऑब्जर्व शेप है वो। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड सेम निकल के आएगा। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर है तो एक्सपेक्टेड अलग होगा, ऑब्जर्व्ड अलग होगा। क्या इतनी क्लैरिटी सब बच्चों को आ गई? मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इस चीज को। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स विल हैव स्पेसिफिक शेप्स। नाउ दे हैव गिवन यू इन द टेक्स्ट, नाउ दिस इज वैलिड फॉर योर स्टेट लेवल एज वेल एज NCERT, मतलब JEE CET नीट तीनों लेवल के लिए वैलिड है। दे हैव गिवन यू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल्स के साथ दिए हुए हैं कि किस टाइप के मॉलिक्यूल का कौन सा शेप होगा या कौन सी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री की स्पेलिंग देख रहे हो, मतलब भयंकर ज्योमेट्री, स्पेलिंग चेक कर लेना, ज्योमेट्री नहीं ज्योमेट्री होती है। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक ज्योमेट्री आपको दी हुई है बच्चों, और वो कैसे डिसाइड करनी है ये जरा टेबल को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको लर्न करने के लिए ट्रिक्स दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि टेबल देख के पहले ही बच्चे घबराने लगते हैं। एक एग्जांपल ले लो, CO2 मॉलिक्यूल। क्या है? CO2 मॉलिक्यूल। मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था, याद होगा आप लोगों को, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। ये मॉलिक्यूल आपको लीनियर दिख रहा है, ऐसा एक लाइन में दिख रहा है पूरा, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए ज्योमेट्री क्या लिखी है देखो जरा, आप बोलोगे हाँ सर बहुत लॉजिकल है, लीनियर, यस है ना, एक लाइन में है ऐसा पूरा मॉलिक्यूल, इसलिए ज्योमेट्री लीनियर लिखी हुई है, इजी। और ये किसके लिए वैलिड है? ये CO2 के लिए वैलिड है, ये BeBr2 के लिए वैलिड है। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लीनियर ज्योमेट्री CO2 के लिए भी वैलिड है, BeBr2 के लिए भी वैलिड है। क्लियर? ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री is valid for molecules such as BF3, BCl3, BH3। ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनार, यानी कि इसमें सेंट्रल एटम है और 3 उसके बॉन्ड बने हुए हैं जो एक ही प्लेन में है। प्लेनार का मतलब समझते हो, मैथ्स वाले बच्चे तो समझते ही होंगे। प्लेनार का मतलब क्या होता है? वर्ड प्लेनार मींस
एक ही प्लेन में है, ठीक है। कोई है ऐसा अनपढ़ गवार जो एरोप्लेन सोच रहा है? नहीं ना। यू ऑल नो व्हाट प्लेन मीन्स, राइट? प्लेन मीन्स अ सरफेस। जैसे यहां पर है, जैसे जो बुक जिस पे आप लिख रहे हो वो एक प्लेन है, एक पेज है ना, वो एक प्लेन है। मैथ्स के हिसाब से प्लेन मतलब अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो जब तीनों एंड्स एक ही प्लेन में है तो ट्राइगोनल प्लेनार है, ठीक है। ठीक उसी तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है, जैसे कि मीथेन में होती है ना। तो ऐसे बहुत सारे, अभी मैं आऊंगा कि अलग अलग वेराइटीज क्या है। बट आप जब मैं पहला दूसरा तीसरा एग्जाम्पल मार्क कर रहा हूं ना, तो आप एज अ स्टूडेंट पहले घबराना शुरू हो जाते हो कि यार कितने सारे एग्जाम्पल है, ये हर एक के 4-4 5-5 एग्जाम्पल है यार, क्या मुझे सारे रटने पड़ेंगे क्या? द आंसर इज नो, डोंट वरी। I'll tell you how to remember the examples, and even without learning any of these examples, you will be able to accurately predict the geometry and the shape of every single molecule. ठीक है, तो पहले से स्ट्रेस मत लो, पहले समझो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक शेप ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप बोलोगे ओके, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको अगर शेप या स्ट्रक्चर पता चल जाए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, तो आपको उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड का बिहेवियर भी पता चल जाएगा। वो रिएक्टिव है या नहीं, कैसे रिएक्शंस करेगा, आयोनिक कंपाउंड ज्यादा बना, आयोनिक तरीके से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा कि कोवैलेंट तरीके से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आएगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा कि रिड्यूसिंग ज्यादा होगा, एसिडिक ज्यादा होगा कि बेसिक ज्यादा होगा। अगर आप उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लोगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में आसानी होगी। डज इट मेक सेंस? क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं दोनों समझ में आ गया? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेंबर दिस। लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रिक of how to actually remember the various shapes and the various geometries of the given molecules. So here the trick is simple and it is based on one, मैं आपको ये दे देता हूं, हेडिंग लिख लो, ट्रिक टू रिमेंबर ज्योमेट्रीज। क्या लिखेंगे? ट्रिक टू रिमेंबर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पे बहुत प्यार से समझना क्या बोल रहा हूं। आपकी ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। क्या इतना क्लियर है सबको? हमने अभी VSEPR थियरी में क्या देखा? कौन ज्योमेट्री डिसाइड कर रहा है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, यही डिसाइड कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना, यस और नो। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलकर डिसाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक पूरा सेट मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि इतने बॉन्ड पेयर होंगे और इतने लोन पेयर होंगे ना, तो ये ज्योमेट्री, बस ऐसे याद रख लेना है। एक एग्जांपल देता हूं, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। समझ पा रहे हो आप लोग? अब आपको क्या करना है, हर एक की ज्योमेट्री जो है वो ध्यान से सिर्फ याद कर लेनी है। देखो कैसा, 2-1, अगर 2-1 की मैं बात करूं, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर जिसमें होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? उसकी ज्योमेट्री होगी बेंट या वी शेप। कैसी होगी बच्चों? बेंट या फिर वी शेप होगी। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा तो भी बेंट या फिर वी शेप होगी। अब इसको आप दिमाग लगा के जरा अप्लाई करके देखो, दिमाग लगाओ, अप्लाई करके देखो। वाटर मॉलिक्यूल बनाया था आपने अभी थोड़ी देर पहले, आपने मतलब हमने बनाया था। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, रूल्स फॉलो कर रहा हूं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, बॉन्ड 1 2। बताओ ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर? कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर बताओ?
दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, कौन सी कैटेगरी में आया? इस कैटेगरी में आया, वी शेप। बोलो हैंड्स प्रूफ, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, वी शेप, हाँ कि ना? क्या रटना पड़ा तुमको? नहीं। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है तो तुम्हारे लिए इजी है। और एक एग्जांपल देखो, थोड़ी देर पहले जितने स्ट्रक्चर हमने बनाए उसी पे बता रहा हूं, ताकि आपको रियलाइज हो कि यार ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको फालतू में लोगों ने डिफिकल्ट बनाया हुआ है। BeCl2, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में? बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2, ठीक है। Cl2 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3 4 5 6 7, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। सेंट्रल एटम को देखो, कितने बॉन्ड पेयर? 2। कितने लोन पेयर? 0। कौन सी कैटेगरी में आया? ये रहा। शेप क्या आएगा? लीनियर। अरे बोलो एकदम मजेदार, इजी, बोलो हाँ या ना। तो BeCl2 तुम रट्टा मार के गए क्या? मतलब BeCl2, BeF2, BeI2, BeBr2। अब बताओ, समझ में आ गया कहां से आया BeBr2? अब इसमें मैं 10 और एग्जांपल लिख दूं तो भी तुम्हारा क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। शेप तो क्या लिख के आओगे? लीनियर लिख के आओगे। समझ में आया? बोलो यस और नो। अच्छा, यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिखे ये कहां से 2 आए? समझ में आया? क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर तो 0 थे, तो इसलिए नंबर टोटल कितना था? 2। बोलो यस और नो। बुद्धि में बात गई कि नहीं गई? गई ना? अब यही स्ट्रक्चर आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देख लो तो आप बोलोगे हाँ सही बात है। कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे? 1 2 3 4। कोई लोन पेयर बनाया मैंने कार्बन के ऊपर? यहां पे नहीं ना। सेंट्रल एटम पे कितने हैं? 4 बॉन्ड पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर है, यस और नो? 1 2 3 4 कि 2 बॉन्ड पेयर है? 4 है कि 2 है? चार है टोटल। अब इसमें क्या देखना है आपको? इसमें सिग्मा बॉन्ड देखने। अच्छा, पहला वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, ये तो सबको मालूम है। बोलो हाँ या ना? होता है कि नहीं? जब डबल बॉन्ड होता है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, ये तो सबको सिखाया मैंने। पीरियोडिक टेबल में भी सीखा था हमने, रेडॉक्स में बहुत जगह सीखा है, ये हर जगह देखा हुआ है, तो बेसिक है बहुत। तो कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा वाला, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, मेरे को सिर्फ सिग्मा देखना। सिग्मा कितने हैं? 2। लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप क्या है? लीनियर। समझा? मतलब जब मैं बॉन्ड्स काउंट करूंगा तो एक चीज का ध्यान रखूंगा कि क्या मुझे कौन सा वाला बॉन्ड देखना है? सिर्फ पहला वाला। कौन सा? सिग्मा वाला। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना? यस, क्लियर बच्चों? 2 3 वापस लीनियर है। 2 3 कैसा है? वापस लीनियर। तो 2 0 भी लीनियर है, 2 1 भी वी शेप है, 2 2 वी शेप है, 2 3 लीनियर। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो उसका शेप कैसा होगा? उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस? ओके, देखो, और वो टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में दिया, वो भी, उस पर भी आऊंगा अभी, टेंशन मत लो। अच्छा, अगला देखते हैं। तो ये 2 का सेट हो गया। अब 3 के सेट में जाते हैं जरा। हाँ, अब जरा 3 के सेट में जाते हैं भाई। तो 3 0 3 1 3 2, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये भी सही है, सिंपल ना? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, एंड लास्ट इज टी शेप।
लास्ट इज टी शेप। नोटिस करो, इजी तरीका याद करने का, 3-3-3, ट्राई ट्राई टी, सही है ना? सब टी टी टी, आसानी से याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। अब जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो वो दिमाग में घुसता नहीं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तुमको मैंने BF3 का स्ट्रक्चर बना के बताया था थोड़ी देर पहले, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में, याद है सबको? थोड़ी देर पहले हमने बनाया था BF3 का स्ट्रक्चर। बोरॉन 1 2 3, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा एक फ्लोरीन इधर भी है, एक फ्लोरीन इधर भी है। जरा बताना कि बॉन्ड्स कितने बनेंगे? यस, कितने बॉन्ड पेयर बने? 1 2 3, बोलो हाँ या ना। बॉन्ड पेयर कितने बने? 3। लोन पेयर दिख रहे हैं सेंट्रल एटम पे? नहीं है, 0 है। तो इसका ये क्या हुआ, ज्योमेट्री क्या हुई? तपाक से बताओ ज्योमेट्री क्या हुई? ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। क्या ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि सर 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 0 लोन पेयर दिख रहे हैं। बोलो यस और नो। बढ़िया। अब यही सिमिलर स्ट्रक्चर मैं तुमको अगर NF3 का बना के दिखाऊं, किसका? NF3, नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन। ध्यान से देखना, मजा आएगा, कंपेयर करने में मजा आएगा आपको। और कॉन्सेप्ट जब आता है ना दिमाग में तो इतना मजा आता है ना पढ़ने में कि अरे हाँ यार ये तो एकदम सही बन रहा है। देखो NF3 ऐसा बनाएंगे अपन, और नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर है। पूछो क्यों? क्योंकि बोरॉन ग्रुप 13 का था, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, तो नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे ना बच्चों आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए ना, एक लोन पेयर बचा हुआ है कि नहीं? तो यहां पर कॉम्बो क्या बना? 3+1। यहां पे कॉम्बो क्या बना था? 3+0। ये वाला BF3 ये वाला था, NF3 ये वाला है। बोलो हाँ कि ना। तो आपको कोई पूछेगा NF3 की ज्योमेट्री क्या है, तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। अच्छे से एकदम समझ में आया क्या बोला मैंने? प्यार से हाँ कि ना। अमोनिया के बारे में जरा बात करें, अमोनिया के बारे में बात करके देखें। अब देखते हैं कि आप लोग खुद से जज कर पाते हो कि नहीं। NH3 अमोनिया, NH3 बचपन से पढ़ रहे हो ना स्कूल से यार। अमोनिया बताओ, फटाक से बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या आपको रटने की जरूरत पड़ी? क्या आप एग्जाम्पल रट्टा मार के आए थे कि नहीं सर अमोनिया पूछेंगे तो मैं ट्राइगोनल पिरामिडल बोलूंगा? नहीं, आपने सिर्फ लॉजिक से जज किया और आंसर करेक्ट है। ट्राइगोनल पिरामिडल होती है ज्योमेट्री अमोनिया की। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? बढ़िया। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने स्ट्रक्चर बनाने सीखने, जो मैं आपको कभी से सिखा ही रहा हूं। हमने लुईस के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए डॉट वाले। बस आप एक बार स्ट्रक्चर बनाना सीख गए ढंग से तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आसानी से बोल सकते हो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बच्चों। ठीक है, चलो अगले स्टेप पे जाएं। 2 का सेट हो गया, 2 0 2 1 2 2 2 3। 3 का सेट हो गया, 3 0 3 1 3 2। आगे क्या आएगा? 4 का सेट आएगा, 4 0 4 1 4 2। कुछ बच्चे ये भी अभी चालू हो गया होगा आपके दिमाग में वंडरिंग कि सर 3 3 क्यों नहीं लिखा, 4 3 क्यों नहीं लिखा? बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्यों नहीं आएगा? इनफैक्ट आप ड्रॉ करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं हो सकता, वो बोलने की जरूरत भी नहीं। ठीक है ना? अब 4 1 4 4 2 4 3 क्या है जरा समझते हैं। तो 4 से जैसे 3 का वर्ड था ट्राई, 3 का वर्ड क्या था? ट्राई। 4 के लिए वर्ड क्या होता है बच्चों? टेट्रा होता है, टेट्रा होता है ना, टेट्रा। तो 4 0 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या होती है बच्चों? 4 0 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 4 1 का होता है सीसॉ शेप। क्या होता है? सीसॉ। सीसॉ आप लोगों ने सुना हुआ ये वर्ड सीसॉ बचपन में? कहां सुना हुआ सीसॉ? सर हम प्लेग्राउंड में जाते थे, हम छोटे बच्चे थे, हम लोग सीसॉ खेलते थे, है ना? इंडिया के हम अपने यहाँ तो बच्चे ही बदमाश सब के सब। हम लोग सीसॉ कैसे खेलते थे? एक ही इस पे 3 जन बैठ जाते थे और हमारा दोस्त सामने बैठा, उसको ऊपर ही उठा के रखते थे, फिर उसको बोलते थे कूद।
हम सब ऐसे, हम सब गोचू थे, एक तो लड़के लोग तो सारे ही गोचू, मतलब मैं भी उसी कैटेगरी का था। हमको बड़ा मजा आता था, हम गार्डन जाते थे वो जो झूले वूले उनको तोड़ने के लिए, इतने खुराफाती हम बच्चे। हम थोड़ी खेलने जाते थे, हम तो जाते थे कि इसको ऐसा कूद कूद के तोड़ो इसको। बाद में रियलाइज होता है कि व्हाट वी वर डूइंग वाज रॉन्ग। यू आर स्टिल सिविलाइज्ड, हमारी जनरेशन तो और ही घटिया थी। चलो कोई नहीं। तो तुम लोग तो यार मोबाइल लेके पैदा हुए, हम तो वही हम ढूंढते थे आजू बाजू के एरिया में, कोई सोसाइटी में कोई गार्डन वार्डन दिख जाए, हाँ खास करके म्यूनसिपालिटी का गार्डन हो, बीएमसी वालों का, तो 4 दिन में वो झूला कहाँ, मतलब तोड़ ताड़ के खत्म। चलो, तो 4-1 में जो है बच्चों सीसॉ शेप होता है, मतलब कि थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है शेप जो है, वो क्या हो जाता है बेसिकली, सीसॉ का मतलब बेसिकली डिस्टॉर्टेड शेप आपको दिखता है। अभी बताऊंगा कि कैसा दिखता है। फिर 4-2 में आओ, तो 4-2 में आपको दिखता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या दिखता है बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल। ये वर्ड्स आप रिपीट करते रहो, नहीं तो क्या होगा कि भूल जाओगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये ट्राइगोनल में भी आपने पिरामिडल लिखा, स्क्वायर में भी लिखा, तो ये इसका फंडा क्या है? हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक समझ लो जरा क्विकली। ठीक है, पहले पूरा सेट लिख देंगे, फिर एक एक शेप को उठा के डिटेल में डिस्कस करने वाले अपन, चिंता नहीं करो। और लास्ट तो ये 4 का सेट हो गया, 4-0, 4-1, 4-2। ठीक है, लास्ट जो है वो 5 का सेट है, एक्चुअली 6 का भी होता है बट 6 में उतने डिटेल्स नहीं है। ठीक है, 5 का सेट है, तो 5-0 भी होगा, 5-1 भी होगा, 5-2 जनरली नहीं होता। आप नोटिस कर रहे होंगे शायद कि एक एक करके कम होते जा रहा है। 2 में 0-1-2-3 था, 3 में 0-1-2 है, 4 में 0-1-2 है, और 5 में सिर्फ 0 और 1 है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो? 5-0 में क्या आ रहा है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 5-0 में क्या आ रहा है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अरे सॉरी, मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत लिख दी एक्चुअली, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल नहीं, स्क्वायर प्लेनर आता है। 4 है ना ये, स्क्वायर प्लेनर आता है, यहां पे आता है स्क्वायर पिरामिडल। दोनों में फर्क क्या है अभी समझेंगे। 5-0, 5-1 एंड लास्ट ऑब्वियसली 6-0। 6-0 is octahedral. 6-0 is octahedral. There is also 7-0 which is not given in your state board textbook also, and not given directly in NCERT also, but लिखवा दे रहा हूं जेई वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए। 12th स्टैंडर्ड में पी ब्लॉक का लास्ट पार्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उसमें एक कंपाउंड आता है IF7, उसमें ये आ जाएगा, लिख लो, हो सकता है काम आ जाए। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या स्ट्रक्चर है? पेंटागोनल बाय पिरामिड। पूरे आपके पूरे सिलेबस में, आप एडवांस तक का भी सिलेबस ले आओ तो भी पूरे सिलेबस में एक ही कंपाउंड है IF7 जिसमें ये अप्लाई होता है, बाकी ऐसा चाहिए कहीं जनरली अप्लाई नहीं होता, बट ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल लिख के रख लो। अब फंडा क्या है जरा समझते हैं कि ये शेप्स मैंने क्यों लिखवाए, इनके मीनिंग क्या है, एक एक करके समझेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिसाइड करेगा, कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3। ये ट्रिक याद रख लेना, नहीं तो पूरी गड़बड़ कर दोगे। 2-0 होगा तो लीनियर, 2-1 या 2-2 होगा तो बेंट और यू कैन से वी शेप, 2-3 होगा तो वापस लीनियर, 3-0 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनार, 3-1 होगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल, 3-2 होगा तो टी शेप, 4-0 होगा तो टेट्राहेड्रल, 4-1 होगा तो सीसॉ, 4-2 होगा तो स्क्वायर प्लेनार, 5-0 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 5-1 स्क्वायर पिरामिडल, 6-0 ऑक्टाहेड्रल एंड 7-0 पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं 1-2, 1-2-3, 5-1, 5-0, ये जो लिखे इनका एक्चुअल मीनिंग कहां पर कैसे लगाना है आपको। तो अब जो स्ट्रक्चर्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में सामने देख रहे हो, जो एग्जांपल्स दिए हुए, इवन एनसीईआरटी में सेम टू सेम टेबल एज इट इज विद मोस्टली द सेम एग्जांपल्स भी दिए हुआ है, हर एक में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, लॉजिक यहां पे CO2 छोड़ दो, आप बेटर एग्जांपल BeCl2 को ले लो। ठीक है, आपके लिए बेहतर एग्जांपल कौन सा है? BeCl2।
तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही एक पेंसिल लेके ऐसा बना लो स्ट्रक्चर। बताओ कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? 2, 1, 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। लोन पेयर कोई दिख नहीं रहा। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? 2। तो स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। क्या ये हमारे उस टेबल से मैच कर रहा है? 2 0 लीनियर। बोलो हाँ या ना। क्लियर बच्चों? यस। यहां पर देख लो BF3 या BCl3। चलो फटाफट ड्रॉ करेंगे। पेंसिल ले लो, ड्रॉ करो। 1 2 3। कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड्स बनाए, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। कोई लोन पेयर बनाया मैंने? नहीं, मतलब 0 3 0 3 और 0 टोटल कितने हैं? 3। यहां पर दिख रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ये हमारे इससे मैच कर रहा है? देखो ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है बात? कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक एक करके सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, मस्त एकदम। ट्राइगोनल प्लेनर सर दिखता कैसा है? बच्चे पूछते हैं सर ट्राइगोनल प्लेनर दिखता कैसा है? तो दिखता ऐसा है बेटा कि ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ये 1 2 और 3 बॉन्ड्स है, तीनों सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन। मतलब ये ऐसे मैं इसको ट्राइंगल बनाऊंगा तो ट्राइंगल के 3 कोने पे एक ही प्लेन में ये बॉन्ड आ जाएंगे। प्लेन मतलब ये ऐसा। अभी समझो अगर एक पेपर है मेरे पास, समझो पेपर है ही नहीं, ये इसको मैं पेपर मान लेता हूँ, ये मेरे आईपैड इसका ये क्या बोलते हैं कवर है, ये प्लेन मान लो। ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट ले लो और तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये एक ट्राइंगल जो बना, इसको आप क्या बोलोगे? आप ट्राइगोनल प्लेनार बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल आपने पेपर पे बना दिया। अगर समझो 2 पॉइंट प्लेन पे होते, 2 पॉइंट प्लेन पे होते और तीसरा पॉइंट प्लेन के बाहर होता, ऐसे भी तो एक ट्राइंगल बन सकता था ना। समझ पा रहे हो? एक ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता था, पॉइंट नंबर 1 हियर, पॉइंट नंबर 2 हियर, पॉइंट नंबर 3 बाहर, ऐसे खड़ा ट्राइंगल बनता। तो क्या वो प्लेनार कहलाता? क्या वो इस प्लेन में होता? नहीं ना, वो तो प्लेन के बाहर आ गया ना उसका एक पॉइंट। समझ में आ रही बात? तो वो इस प्लेन में आता ना ट्राइंगल, ऐसा आता ना, खड़ा हो जाता ऐसा ट्राइंगल। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं बच्चों? तो ऐसे गधे जैसा नहीं सोचना, अपने को बहुत सिंपल लॉजिकली सोचना है कि अच्छा प्लेन में आ रहा है कि प्लेन के बाहर जा रहा है। तो प्लेनार वर्ड मैं कहां यूज करूंगा, मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या आपको ये क्लैरिटी आ रही है? बेसिक मैथमेटिक्स है, आप सबने स्कूल में पढ़ा है। अब आगे क्या है? ये हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल में बच्चे कंफ्यूज होना शुरू होते हैं, क्योंकि पहली बात तो यार मैंने देखा है बच्चे अभी तक दिमाग से पैदल हो तुम लोग कि पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन में फर्क नहीं कर पा रहे हो। तो पहले तो तुम्हारी बेसिक ज्योमेट्री सुधारेंगे कि पिरामिड जो है वो इजिप्ट में मिलते हैं, देखिए ना सबने। पिरामिड का मतलब क्या? पिरामिड का बेस कैसा होता है? बेस स्क्वायर होता है कि ट्रायंगल होता है? स्क्वायर होता है। पिरामिड का बेस स्क्वायर होता है और फेस जो तुमको सामने दिखता है वो क्या होता है? ट्रायंगल। तो पिरामिड कुछ इस तरह का है, देख पा रहे हो? बेस स्क्वायर है, फेस ट्रायंगल है। समझ रहे हो पिरामिड का मतलब बच्चों? और जब आप टेट्राहेड्रॉन बोलते हो ना, टेट्राहेड्रॉन एक अलग चीज है। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल एटम ऐसा है, 1 2 3 4 एटम ऐसे लगाए हुए हैं और चारों को जोड़ो इस तरह से, और ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। अब इसमें मैं आपको मीथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो ये रहा कार्बन, मीथेन ये रहा। सबको मालूम है ना मीथेन कैसा दिखता है? CH4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो फॉर एवरीबॉडी विद मी? यस, ओके। 1 2 3 और 4, क्लियर? अब बोलेंगे हाँ। अब देखो ये इनको अगर आप ज्वाइन करोगे, वैसे इनमें बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं होता, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के हिसाब से बता रहा हूं।
ये जो एक स्क्वायर जैसा रेड कलर में बना, इसको आप क्या बोलोगे? इसको टेट्राहेड्रॉन बोलोगे। क्या ये बात समझ में आई? ये दूर से देखने पे ऐसा पिरामिड जैसा अपीयरेंस देता है, कंफ्यूज कर सकता है। हां, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि यहां पर फोकस किस पे होना चाहिए। यहां पर फोकस ये होना चाहिए कि सेंट्रल एटम से 4 चीजें जुड़ी हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है गधे बच्चों? बोलो हां कि ना। यस, सबको समझा? हां, तो टेट्राहेड्रॉन ये शब्द आप तब यूज करेंगे जब आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अब इसमें भी सेम लॉजिक लगाओ। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? कितने बॉन्ड पेयर बनाए मैंने? 4। कोई भी लोन पेयर बनाया है क्या? नहीं। तो टोटल बॉन्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हुए? बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, 4 + 0 टोटल कितना हुआ? 4। ठीक है, और 4 के लिए मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर लिख के दिया? टेट्राहेड्रॉन। ये देखो क्या लिख के दिया, 4 + 0 के लिए टेट्राहेड्रल। बोलो हाँ या ना, यस और नो, है कि नहीं? अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो बोलेगा सिलिकॉन, ठीक है, आपको बोलेगा SiCl4 का स्ट्रक्चर बताओ। आप बोलो सर मैं रट्टा मार के नहीं आया। अरे क्या प्रॉब्लम है, रट्टा नहीं मार के आया तो सिलिकॉन तेरे को पता है ग्रुप 14 का है, तो बना ना, 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहां पर भी क्लोरीन है सब। तो ये 4 क्लोरीन के साथ में किस तरह की बॉन्डिंग दिखाएगा, बताओ जरा फटाफट। अब बोलोगे सर 1 2 3 और 4, क्लोरीन 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 क्लोरीन। कितने बॉन्ड पेयर? 4। लोन पेयर कितने? 0। क्या आ गया आंसर? टेट्राहेड्रल। रटने की जरूरत पड़ी क्या? बोलो हाँ यार बच्चों, क्या ये बात आप लोगों के भेजे में गई कि आपको एग्जाम्पल्स का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको लॉजिक समझना है, आपको ट्रिक समझनी है? क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो यस और नो। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, जैसे कि PCl5 में दिया हुआ है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर बना लो। 1 2 3 4 और 5। फॉस्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बना सकता है। 1 2 3 4 और 5 क्लोरीन। ये रहा 5 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। टोटल कितने बॉन्ड पेयर बनाए? 5। लोन पेयर है भी नहीं है, तो 5 + 0 कितना हुआ? 5। क्या स्ट्रक्चर दिया मैंने 5 + 0 के लिए? अरे आप बोलोगे सर एक नंबर यार, ये टेबल में से तो सारे आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? तुमको इस टेबल के अलावा कुछ सी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी ज्योमेट्री के आंसर आ जाएंगे। देख लो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हेंस प्रूव हुआ। बोलो यस और नो। अब इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा। तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ, बहुत सिंपल, जैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ रहा, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं। अगर मेरे को PCl3 बनाना होता, क्या बनाना होता? PCl3। चलो एक कंपैरिजन के लिए यही बना लेते हैं। तो फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा जरा बताना। कितने बॉन्ड पेयर? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने? 1। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? 3+1 वाला कॉम्बिनेशन बना। क्या मैंने टेबल में 3+1 वाला कॉम्बिनेशन लिखा है? क्या आंसर ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा? बोलो हां कि ना। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया गधे बच्चों? जब PCl5 है तो 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे, जब PCl3 है तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बनेगा। सही है ना? मतलब नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। देखा है कि नहीं वो मीम? हाँ, तो यहां पोहे बनेंगे, यहां बन रहा है भाई लोन पेयर, और लोन पेयर बना मतलब कि, तो आपको बस इतना सा समझना है कि जो अभी तक मैं 2 घंटे से आपका दिमाग चाट रहा हूं कि लुईस स्ट्रक्चर में ये जान लो कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट एंड यू आर अग्रीइंग विद दैट पॉइंट, यस और नो। बढ़िया, आगे देखें। आखिरी हमारे लिए ये इस सेट में है ऑक्टाहेड्रल। लास्ट है जो ऑक्टाहेड्रल वाला फंडा है, ठीक है।
तो ऑक्टाहेड्रल में उन्होंने SF6 की एग्जांपल दिया हुआ है आपको, जो ऑलरेडी हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट के लिए बनाया था ना, 1 2 3 4 5 और 6 SF6। बताओ कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको? तो इसमें बेसिक नॉलेज है बच्चों। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, यस। 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यस। 6 बॉन्ड्स बना रहा है, यस। तो 6 बॉन्ड पेयर है ना, है कि नहीं है? देखो 1 2 3 4 5 6। आर देयर 6 बॉन्ड पेयर्स? यस। कैन यू सी एनी लोन पेयर्स? आपको कोई लोन पेयर दिख रहे सल्फर पे? नहीं। तो 6+0 वाला फंडा इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या ये बात आपके भेजे में गई? यस एवरीबॉडी, है ना? काफी आसान है। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है ये 6 बॉन्ड तो ठीक है, तो इसको ऑक्टाहेड्रॉन क्यों बोल रहे हो, या 4 बॉन्ड तो ठीक है उसको ये क्यों बोल रहे हो, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा। वो भी बता देता हूं, वो भी बताता हूं। देखो ये ऑक्टाहेड्रल, ये जो इन्होंने ये बनाया ना, इसको जरा ध्यान से देखना। इसको ऐसे देखो, मैं आपको समझाता हूं। SF6 को कहां पे बनाऊं यार, जगह ही नहीं बची, जगह बची नहीं, कहां बनाऊं? क्या बनाता हूं, देखो SF6 को, ये आप SF6 को ऐसे इमेजिन करो, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, ठीक है, ये ऐसे। अब ऐसे आपने इमेजिन कर लिया। अब ध्यान से देखना, मैं इसके स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करके समझाता हूं कि ऑक्टाहेड्रॉन क्यों बोला है। ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल जैसा बनता हुआ, पिरामिड जैसा बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर से एक टेट्राहेड्रॉन। ठीक वैसा ही नीचे से भी बनेगा, 1 2 3 4। अब दिख रहा है ये डायमंड जैसा ऐसा बन गया, ऊपर से ऐसा नीचे से ऐसा, तो ये बना ना ऑक्टाहेड्रॉन। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? यस। नाउ नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू ड्रॉ दिस, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू सिट एंड ड्रॉ दिस, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि अच्छा SF6 को ऑक्टाहेड्रॉन क्यों बोला है। समझ में आया क्यों बोला? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्टिफाई किया था कि CH4 मीथेन को टेट्राहेड्रॉन क्यों बोला है, क्योंकि ये ऐसा बन रहा है ना, टेट्राहेड्रॉन बन रहा है ना, वैसे इसको ऑक्टाहेड्रॉन क्यों बोला है, जस्टिफाई किया। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इतना भी आपको मतलब ड्राइंग में घुसने का जरूरत नहीं है, रियलिटी में आपको फोकस करना है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स पे, जो मैंने ऑलरेडी आपको इस पूरे टेबल की ट्रिक में बता दिया है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी, राइट? अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किया, आपने ये भी नोटिस किया होगा, मैंने 1 2 3 4 5 6 वाले एग्जांपल्स आपको बता दिए, बट अभी भी लोन पेयर वाला नहीं लिया है, ठीक है? लोन पेयर वाला अपन अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक साथ सब करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो यहां पर इसको एंड कर